इस महिला ने सपने में भी कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। पिता जज थे, फिर भी अपने दम पर अपनी पहचान बनाई, और जिसे देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इज्जत से देखते थे। उसी महिला को 45 साल की उम्र में उसी के घर के अंदर उसके ही बेड से बांध दिया गया, और फिर इंसानियत की सारी हदें पार की गईं, और अंत में उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। सब करने वाला कोई पेशेवर अपराधी नहीं था, बल्कि वही आदमी था जो 2 दिनों से भूखा था और जिसकी जान इसी महिला ने खाना खिलाकर बचाई थी। यकीन मानिए, आज की यह घटना आपको सिर्फ सचेत ही नहीं करेगी, बल्कि अंदर तक झकझोर कर रख देगी। आज की कहानी मोनिका घुर्दे हत्याकांड की है। दरअसल मोनिका का जन्म 1976 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। पिता रमेश घुर्दे पेशे से जज रह चुके थे, मां गृहिणी थीं और उनका एक भाई है जो मुंबई में रहता है। मोनिका का झुकाव बचपन से ही कला और क्रिएटिव कामों की ओर था। इसी वजह से उन्होंने मुंबई के जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट्स से फोटोग्राफी और ग्राफिक डिजाइन की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद मोनिका ने फोटोग्राफर और ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम शुरू किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात भरत राममृतम से हुई, जो उसी फील्ड से जुड़े हुए थे। दोनों की जान पहचान आगे बढ़ी और साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली। शादी के शुरुआती साल मुंबई में ठीक ठाक बीते, लेकिन वक्त के साथ मोनिका की रुचि फोटोग्राफी से हटकर परफ्यूम और खुशबू की दुनिया की ओर बढ़ने लगी। मोनिका ने अपनी मेहनत से मो लैब नाम से परफ्यूम का काम शुरू किया और धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पहचान बना ली। कहा जाता है कि उनके काम की चर्चा भारत के बाहर तक होने लगी थी। उन्हें खुशबुओं की अच्छी समझ थी और वे अलग अलग परफ्यूम को आसानी से पहचान लेती थीं। और इसी बिजनेस के सिलसिले में 2011 के आसपास मोनिका गोवा शिफ्ट हो गईं। इसी दौरान पति पत्नी के बीच दूरी बढ़ने लगी और 2015 में दोनों अलग अलग रहने लगे। हालांकि कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था। बताया जाता है कि अलग होने की एक वजह संतान न होना भी थी। शादी को लगभग 12 साल हो चुके थे और मोनिका की कोई संतान नहीं थी। इसके बावजूद मोनिका अपनी जिंदगी से संतुष्ट थीं। जो हालात थे उसी में खुश रहने की कोशिश कर रही थी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतनी शांत, सुलझी और सामान्य जिंदगी जी रही मोनिका के साथ कुछ ही दिनों में ऐसा भयानक होगा जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। बात 6 अक्टूबर 2016 की है। उस दिन सुबह करीब 10 बजे हर रोज की तरह मोनिका के घर काम करने वाली मेड उनके अपार्टमेंट पर काम के लिए पहुंची। उसने दरवाजे की डोरबेल बजाई, लेकिन अंदर से न कोई आवाज आई और न ही दरवाजा खुला। मेड को लगा शायद मोनिका घर पर हो और सो रही हो, इसलिए उसने दोबारा डोरबेल बजाई, फिर जोर से आवाज भी लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार भी अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। अब मेड घबरा गई। उसे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसी डर में उसने मुंबई में रह रहे मोनिका के भाई आनंद को फोन किया और पूरी बात बता दी। फोन मिलने के बाद आनंद ने भी तुरंत अपनी बहन मोनिका के मोबाइल पर कई बार कॉल किया, लेकिन हर बार फोन उठा ही नहीं। आनंद की चिंता और बढ़ गई। तब आनंद ने मोनिका की उसी अपार्टमेंट में रहने वाली एक पड़ोसन को फोन किया। उस महिला के पास मोनिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी थी। यह बात आनंद को पहले से पता थी। आनंद के कहने पर वह महिला तुरंत डुप्लीकेट चाबी लेकर मोनिका के फ्लैट पर पहुंची, और जैसे ही उसने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, उसकी जोर से चीख निकल गई, क्योंकि फ्लैट के अंदर का नजारा बेहद डरावना था। मोनिका अपने बेड पर सीधी लेटी हुई थी। उनके दोनों हाथ बेड के पीछे बंधे हुए थे और उनके शरीर का निचला हिस्सा खुला हुआ था, यानी वह अर्धनग्न अवस्था में थी। इसके बाद वह महिला बिना एक पल गवाए तुरंत पुलिस को फोन करती है और कुछ ही देर में गोवा पुलिस मोनिका के अपार्टमेंट पर पहुंच गई थी। पुलिस जब मोनिका की नब्ज टटोलती है तो यह साफ हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इसके बाद फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है और प्राथमिक जांच के बाद मोनिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पुलिस पूरे कमरे की बारीकी से तलाशी लेती है। लेकिन जांच के दौरान एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। पूरे अपार्टमेंट में कहीं से भी जबरन घुसने के कोई निशान नहीं मिले। न दरवाजा टूटा हुआ था, न खिड़की, और न ही किसी तरह की जबरदस्ती के संकेत। जांच के दौरान पुलिस को यह भी साफ हो गया कि पूरे अपार्टमेंट में कहीं भी लूटपाट के कोई निशान नहीं थे।
न कोई सामान बिखरा हुआ था, न ही किसी कीमती चीज के गायब होने के संकेत। लेकिन इन सब के बीच दो ऐसी बातें सामने आईं जो पुलिस वालों के लिए अजीब थीं। पहली बात, उस कमरे में भारी संख्या में अंडों के छिलके पड़े हुए मिले, करीब 10 से 12 अंडों के छिलके। यह बात इसलिए अजीब थी क्योंकि मोनिका उस फ्लैट में अकेली रहती थी और सामान्य तौर पर कोई अकेला व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में अंडे एक साथ नहीं खा सकता। दूसरी बात, मोनिका का पर्स खुला हुआ मिला। जब पुलिस ने पर्स को ध्यान से चेक किया, इस उम्मीद से कि शायद कोई सुराग मिल जाए, तो उसमें सिर्फ डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ बिल ही मिले। न उसमें कैश था, न कोई और ऐसी चीज जो सीधे किसी नतीजे तक पहुंचाए। इन हालातों को देखकर पुलिस को इतना अंदाजा तो हो गया था कि हत्या करने वाला कोई अनजान नहीं, बल्कि मोनिका का कोई जान पहचान का व्यक्ति ही हो सकता है। हालांकि इस बात को लेकर पुलिस पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने सोचा कि अगर सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख ली जाए तो शायद कोई अहम सुराग मिल सके। लेकिन यहां भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। उस सोसाइटी में एक भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था। हालांकि पुलिस पूरी मेहनत और गंभीरता के साथ इस मामले की जांच कर रही थी। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की कि क्या किसी ने मोनिका के फ्लैट में किसी संदिग्ध व्यक्ति को आते या जाते हुए देखा है। लेकिन यहां भी पुलिस को निराशा ही हाथ लगी। किसी ने कुछ नहीं देखा था और न ही किसी के पास कोई ठोस जानकारी थी। अब पुलिस इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि जब फ्लैट में जबरदस्ती घुसने के कोई निशान नहीं मिले हैं, तो जाहिर है अंदर आने वाला व्यक्ति मोनिका की जान पहचान का ही रहा होगा। और इस कड़ी में पुलिस का पहला शक मोनिका के पति भरतराम मरुथम पर गया। भरतराम तमिलनाडु के एक मशहूर फोटोग्राफर थे। पुलिस ने भरत को पूछताछ के लिए बुलाया और उनसे गहन पूछताछ की। लेकिन पूछताछ के दौरान ऐसा कोई भी सबूत या बयान सामने नहीं आया जिससे सीधे तौर पर उन पर शक किया जा सके। इधर जैसे ही मोनिका की हत्या की खबर बाहर आती है, पूरे गोवा में हड़कंप मच जाता है। मोनिका कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक जानी मानी शख्सियत थी। उसे बड़े बड़े लोग जानते थे, इसलिए जो भी यह खबर सुनता दंग रह जाता। देखते ही देखते यह मामला पूरे देश की मीडिया में छा जाता है। हर न्यूज चैनल इस केस को कवर करने लगता है और आम लोग बस यही जानना चाहते थे कि आखिर इस मर्डर के पीछे मिस्ट्री किलर कौन है। इसी बीच मोनिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। रिपोर्ट में खुलासा होता है कि मोनिका की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट यह भी बताती है कि मौत से पहले मोनिका के साथ दुष्कर्म किया गया था। अब तक पुलिस इस केस की हर एंगल से जांच कर चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ठोस कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही थी। मामला पूरी तरह से अंधेरे में फंसा हुआ था। लेकिन तभी तफ्तीश के दौरान एक पुलिस वाले को अचानक कुछ याद आता है। उसके दिमाग में वह बात घूमने लगती है कि कमरे की तलाशी के दौरान उन्हें डेबिट कार्ड के कई बिल्स तो मिले थे, लेकिन पूरे अपार्टमेंट में कहीं भी डेबिट कार्ड खुद मौजूद नहीं था। इसका मतलब साफ था, कम से कम एक डेबिट कार्ड वहां से चोरी हुआ था, और अगर कातिल डेबिट कार्ड अपने साथ ले गया है तो एक न एक दिन वह उसका इस्तेमाल जरूर करेगा। यहीं से पुलिस को पहली बार इस अंधेरे केस में एक छोटी सी लेकिन अहम रोशनी की किरण दिखाई देती है। इसके बाद गोवा पुलिस बिना देर किए डेबिट कार्ड के बिल लेकर सीधे बैंक पहुंचती है और उस कार्ड की पूरी ट्रांजैक्शन डिटेल निकलवाती है। जैसे ही ट्रांजैक्शन डिटेल पुलिस के हाथ लगती है, उन्हें पहला बड़ा सुराग मिल जाता है। रिकॉर्ड से पता चलता है कि 7 अक्टूबर की सुबह करीब 6 बजे इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल पोरवोरिम इलाके के एक एटीएम में किया गया था। यह एटीएम सपना राज वैली से महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हैरानी की बात यह थी कि जिस वक्त यह ट्रांजैक्शन हुआ, उस समय तक मोनिका की मौत हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस बैंक कर्मचारियों को निर्देश देती है कि अगर इस कार्ड से दोबारा कोई ट्रांजैक्शन होता है तो तुरंत सूचना दी जाए। साथ ही पुलिस पोरवोरिम स्थित उस एटीएम की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है। यहीं से पुलिस के हाथ एक बेहद अहम सबूत लग जाता है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि एक व्यक्ति उस डेबिट कार्ड से एटीएम से पैसे निकाल रहा है। उस व्यक्ति की तस्वीर एटीएम कैमरे में साफ तौर पर कैद हो चुकी थी। इस तस्वीर को लेकर पुलिस एक बार फिर सपना राज वैली पहुंचती है और जैसे ही सोसाइटी में रहने वाले लोगों को वह फोटो दिखाई जाती है, वे तुरंत उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं।
सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को बताया कि इस लड़के का नाम राजकुमार है। वह पहले इसी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था, लेकिन करीब 2.5 महीने पहले चोरी के आरोप में उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। यह गोवा पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस केस में पहली बार पुलिस के पास एक नाम और एक चेहरा दोनों मौजूद थे। इसके बाद पुलिस ने राजकुमार की पूरी कुंडली खंगालनी शुरू की। जांच में पता चला कि 21 वर्षीय राजकुमार पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है और उसके खिलाफ पहले से ही चोरी के कई मामले दर्ज हैं। पुलिस के पास अब सारी जानकारी तो थी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि राजकुमार को पकड़ा कैसे जाए। आखिरकार गोवा पुलिस ने एक चाल चली। पुलिस ने फैसला किया कि राजकुमार को पकड़ने के लिए उसी डेबिट कार्ड की अगली ट्रांजैक्शन का इंतजार किया जाए। लेकिन पुलिस को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। 8 अक्टूबर को ही पुलिस को सूचना मिल जाती है कि इस डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बेंगलुरु के एक एटीएम से पैसे निकालने में किया गया है। जानकारी मिलते ही गोवा पुलिस तुरंत हरकत में आती है और बेंगलुरु पुलिस से संपर्क करती है। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस उस एटीएम पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खंगालती है। यहां भी फुटेज में राजकुमार का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। अब पुलिस राजकुमार की तस्वीर लेकर एटीएम के आसपास मौजूद सभी होटल और लॉज में पूछताछ शुरू करती है। कुछ ही देर बाद जब पुलिस एक होटल के रिसेप्शन पर उसकी तस्वीर दिखाती है, तो वहां मौजूद स्टाफ उसे तुरंत पहचान लेता है। होटल स्टाफ बताता है कि हां, इसी शक्ल का एक लड़का हमारे होटल में ठहरा हुआ है, लेकिन इस वक्त वह किसी काम से बाहर गया हुआ है। इसके बाद पुलिस होटल के रिसेप्शन पर ही पोजीशन ले लेती है। सभी पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में होते हैं ताकि राजकुमार को जरा सा भी शक न हो और वह दोबारा फरार न हो सके। कुछ ही देर बाद जैसे ही राजकुमार होटल के रिसेप्शन पर लौटता है, पुलिसकर्मी उसे पहचान लेते हैं और मौके पर ही उसे दबोच लिया जाता है। इस तरह मोनिका की हत्या के महज 2 दिन बाद यानी 8 अक्टूबर 2016 को राजकुमार को बेंगलुरु के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेकर राजकुमार को गोवा लाया जाता है और फिर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन पूछताछ के दौरान राजकुमार जो कहानी सुनाता है, वह नफरत और हवस से भरी इतनी खौफनाक कहानी होती है कि उसे सुनकर पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। दरअसल 7 जून 2016 को जब मोनिका ने इस सोसाइटी में यह फ्लैट किराए पर लिया था, उसी वक्त इस सोसाइटी के गेट पर राजकुमार बतौर सिक्योरिटी गार्ड काम करता था। इसके अलावा वह सोसाइटी में रहने वाले लोगों की गाड़ियों की सफाई भी कर दिया करता था, जिससे उसे कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाते थे। इसी दौरान एक दिन मोनिका की गाड़ी में रखा हुआ एक छाता अचानक गायब हो जाता है। मोनिका इस बारे में राजकुमार से पूछताछ करती है, लेकिन वह साफ तौर पर इससे इनकार कर देता है। हालांकि छाता कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन जिस सुरक्षित सोसाइटी में मोनिका रहती थी, वहां से किसी चीज का इस तरह गायब हो जाना अपने आप में एक गंभीर बात थी। मोनिका को लगता है कि अगर आज सिर्फ छाता चोरी हुआ है और इसकी सच्चाई सामने नहीं आई, तो आने वाले समय में कोई बड़ी चोरी भी हो सकती है। इसी सोच के साथ मोनिका इस घटना की शिकायत सोसाइटी मैनेजमेंट से कर देती है। जब मामले की जांच की जाती है, तो वह छाता राजकुमार के पास से बरामद हो जाता है। इसके बाद सोसाइटी मैनेजमेंट 22 जुलाई 2016 को राजकुमार को चोरी के आरोप में नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकाले जाने के बाद राजकुमार वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक वह गोवा के पंडा इलाके में मजदूरी का काम करता है। इसी दौरान वह 2 बार मोनिका से मिलता है और उससे चोरी की शिकायत वापस लेने की गुजारिश करता है, लेकिन मोनिका उसे साफ मना कर देती है। मोनिका कहती है, अगर राजकुमार को किसी चीज की जरूरत थी तो वह सीधे मुझसे मदद मांग सकता था। मैं उसे वैसे ही दे देती, बल्कि जरूरत पड़ती तो और भी मदद कर सकती थी। लेकिन उसने चोरी का रास्ता चुना और इसलिए वह अपनी शिकायत कभी वापस नहीं लेगी। मोनिका की यही बात राजकुमार को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। इसके बाद वह कुछ समय तक इधर उधर मजदूरी करता रहता है, लेकिन फिर गोवा छोड़ देता है। पहले वह नौकरी की तलाश में चेन्नई जाता है, फिर मुंबई और उसके बाद पुणे। हर जगह वह छोटी मोटी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल पाती और आखिरकार 2 अक्टूबर 2016 को वह एक बार फिर गोवा लौट आता है। लेकिन इस बार वह सिर्फ काम की तलाश में नहीं आया था।
इस बार वह अपने मन में कुछ और ही ठान कर आया था। 4 अक्टूबर 2016 दोपहर के समय राजकुमार एक बार फिर सपना राज वैली पहुंचता है। वह मेन गेट से सोसाइटी के अंदर चला जाता है और इत्तेफाक से उसे अंदर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। राजकुमार सीधे मोनिका के अपार्टमेंट के नीचे पहुंचता है, लेकिन वहां उसे मोनिका की कार दिखाई नहीं देती। इससे वह समझ जाता है कि मोनिका उस वक्त घर पर नहीं है। इसके बावजूद राजकुमार वहां से जाने का फैसला नहीं करता, बल्कि वहीं रुककर मोनिका के लौटने का इंतजार करने लगता है। हालांकि उसे पकड़े जाने का डर भी था। इसी डर की वजह से वह चोरी छिपे उस अपार्टमेंट की छत पर चला जाता है। वह पहले भी इस बिल्डिंग में काम कर चुका था, इसलिए उसे वहां के सभी रास्तों और जगहों की अच्छी जानकारी थी। राजकुमार के मुताबिक वह लगातार 2 दिन तक उसी छत पर छिपा रहा और मोनिका के आने का इंतजार करता रहा। इस दौरान उसने कुछ नहीं खाया, छत पर लगी टोंटी से केवल पानी पीता रहा। आखिरकार तीसरे दिन यानी 6 अक्टूबर 2016 को दोपहर करीब 3:30 पर उसे पार्किंग में मोनिका की कार खड़ी दिखाई देती है। इसका मतलब बिल्कुल साफ था, मोनिका अपने फ्लैट पर लौट चुकी थी। अब वह अंधेरा होने का इंतजार करने लगता है। शाम करीब 6:30 पर वह नीचे उतरता है और सीधे मोनिका के फ्लैट के दरवाजे पर पहुंचकर डोर बेल बजाता है। मोनिका अंदर से पूछती है कि कौन है, तो राजकुमार जवाब देता है कि वह सिक्योरिटी सुपरवाइजर है। इस पर मोनिका दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है राजकुमार अचानक गिड़गिड़ाने लगता है। वह हाथ जोड़ता है, पैर छूने की कोशिश करता है और कहता है, मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आप चाहें तो मुझे 10 जूते मार लीजिए, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं 2 दिन से भूखा हूं, ठीक से बोल भी नहीं पा रहा हूं। राजकुमार की यह हालत देखकर मोनिका का दिल पिघल जाता है और वह उसे घर के अंदर बुला लेती है। लेकिन उस दिन मोनिका बाहर से खाना खाकर आई थी, इसलिए वह राजकुमार को कुछ पैसे देते हुए कहती है कि वह बाहर जाकर खाना खा ले। साथ ही मोनिका यह भी कहती है कि अगले दिन वह इस मामले में सोसाइटी मैनेजमेंट से बात करेगी। लेकिन राजकुमार तो किसी और ही इरादे से वहां आया था। मौका देखते ही वह मोनिका को जोर से धक्का देता है। मोनिका जैसे ही लड़खड़ाती है, राजकुमार तुरंत अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। मोनिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही राजकुमार अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और मोनिका को धमकाते हुए कहता है, अगर तुमने जरा भी शोर मचाया तो मैं तुम्हें चाकू मार दूंगा। मोनिका अब इस दरिंदे के इरादों को भांप चुकी थी। उसे साफ एहसास हो गया था कि अगर उसने जरा भी विरोध किया तो यह आदमी उसकी जान भी ले सकता है। उस पल मोनिका के लिए सबसे जरूरी था अपनी जान बचाना, लेकिन मोनिका का यही डर उस दरिंदे का हौसला और बढ़ा देता है। चाकू की नोक पर राजकुमार मोनिका को बेडरूम तक ले जाता है। वह मोनिका को बेड पर लिटाता है, उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध देता है और फिर उसके पैरों को भी बेड से बांध देता है। इसके बाद राजकुमार मोनिका से पैसों की मांग करता है। मोनिका तब तक पूरी तरह डर चुकी थी। वह कांपती हुई राजकुमार से कहती है, पर्स में जितने भी पैसे हैं सब ले लो। लेकिन राजकुमार के लिए वह रकम काफी नहीं थी। वह उससे और पैसों की मांग करता है। इस पर मोनिका कहती है कि उसके पास और नकद पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर उसे ज्यादा पैसे चाहिए तो पर्स में रखा डेबिट कार्ड वह ले सकता है और एटीएम से पैसे निकाल सकता है। राजकुमार को डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना नहीं आता था, इसलिए मोनिका उसे एटीएम से पैसे निकालने का तरीका समझाती है और पिन नंबर भी बता देती है। मोनिका को लगता है कि अब राजकुमार पैसे और कार्ड लेकर यहां से चला जाएगा, लेकिन उस वक्त तक राजकुमार का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। वह चुपचाप वहां से उठता है और मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। इसके बाद राजकुमार किचन में जाता है। वह फ्रिज से पानी निकालकर पीता है और वहीं रखे कुछ अंडों को उबालकर बड़े आराम से खाता है। उसे किसी तरह की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मोनिका उस फ्लैट में अकेली रहती है। इन सब के दौरान रात के करीब 12 बज चुके थे और जब उसकी भूख और प्यास पूरी तरह शांत हो जाती है तो वह एक बार फिर मोनिका के पास लौटकर जाता है। अब तक वह पूरी तरह एक हैवान बन चुका था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी मानसिकता कितनी नीचे तक गिर चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों न इसी वक्त अपनी गंदी भूख को भी मिटा लिया जाए, और इसी इरादे से उसने मोनिका के पैर खोल दिए और उसके कपड़े उतारने लगा।
अब एक तो मोनिका के दोनों हाथ पहले से ही बंधे हुए थे और दूसरा वह अपनी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इसी वजह से वह ज्यादा विरोध भी नहीं कर पाई। उसे उम्मीद थी कि शायद दरिंदगी करने के बाद वह उसकी जान बख्श देगा, लेकिन यह सिर्फ उसका भ्रम था, क्योंकि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। यह शैतान इतनी नीचता पर उतर चुका था कि जब वह तड़प रही थी तब भी वह उसे गंदे वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा था। जब इसने हैवानियत की सारी हदें पार कर लीं, तब तक रात के करीब 2 बज चुके थे, यानी करीब 8 घंटे तक राजकुमार उसी फ्लैट में मौजूद रहा। लेकिन जब सब कुछ हो जाने के बाद उसे होश आता है तो वह पहली बार डरता है। उसे एहसास होता है कि मोनिका उसे अच्छी तरह जानती है। अगर वह बच गई तो पुलिस तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसी डर में वह बेड पर रखा तकिया उठाता है और मोनिका का मुंह दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक मोनिका की सांसें हमेशा के लिए थम नहीं जाती। इसके बाद वह बिल्कुल आराम से वहां से उठता है और सीधे बाथरूम में चला जाता है। हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर किसी भी तरह की हड़बड़ाहट नहीं थी। वह बाथरूम में नहाता है जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो। अंधेरे का फायदा उठाकर वह चोरी छिपे उस अपार्टमेंट से निकल जाता है। सुबह करीब 6 बजे वह एटीएम से पैसे निकालता है और इसके बाद सीधे बेंगलुरु पहुंच जाता है। फिलहाल 8 अक्टूबर 2016 को ही राजकुमार को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। इसके बाद 6 जनवरी 2017 को पुलिस अपनी जांच पूरी कर कोर्ट में 228 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल जाने के बाद भी राजकुमार ने अपनी चालें नहीं छोड़ी। वह खुद को मानसिक रूप से अस्वस्थ साबित करने की कोशिश करता रहा ताकि केस की सुनवाई टलती रहे। इसी वजह से साल 2023 तक इस मामले में ट्रायल तक शुरू नहीं हो पाया। हालांकि यह मामला अब भी अदालत में चल रहा है और उम्मीद यही है कि कानून अपना काम करेगा और आरोपी को उसके किए की उचित और कड़ी सजा जरूर मिलेगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसे अपराधियों को सजा मिलने में सालों लगने चाहिए या न्याय को भी उतना ही तेज होना चाहिए जितनी तेज एक अपराधी की दरिंदगी होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।